हेलो एवरीवन। आज की इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है और आईटी ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसका मार्किंग स्कीम कैसे रहेगा, तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आया कि सर जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कि अगर वो हमें सिर्फ थोड़ा ही आता है, तो फिर अगर हमने थोड़ा ही टाइप कर दिया, जो भी जितना आता है उतना ही टाइप कर दिया, तो फिर मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं क्लियरली बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैनुअली चेक होते हैं। मैनुअली मीन्स इसे टीचर चेक करते हैं, इसे कंप्यूटर चेक नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे भी क्वेश्चन के आंसर लिखे ना उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इन शॉर्ट स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो आपने जितना भी कोडिंग टाइप किया हुआ है ना, तो उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें आपको दो सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के लिए 5 मार्क्स होते हैं, सेक्शन बी के लिए 5 मार्क्स होते हैं। सेक्शन ए में आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, वो पूरे HTML एंड CSS के ऊपर होते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तीनों के लिए ये सेक्शन ये कॉमन समझ लो। ठीक है, जिसमें आपको HTML एंड CSS के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे और सेक्शन ए में से एक अटेम्प्ट करना है एंड सेक्शन बी में से भी एक अटेम्प्ट करना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो बी सेक्शन में आपको जावा स्क्रिप्ट का दो प्रोग्राम मिल जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट के आपको दो प्रोग्राम मिल जाएंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो उनको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, तो उनको फिर से HTML की 4 प्रोग्राम रहेंगे। मीन्स कुल मिला के कॉमर्स के स्टूडेंट को 4 HTML के प्रोग्राम रहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आर्ट्स के लिए भी सेम कि 4 HTML एंड CSS के प्रोग्राम रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर। एंड जो साइंस के स्टूडेंट है उनको लिए बोल रहा हूँ कि उनके लिए HTML के 2 प्रोग्राम आएंगे एंड जावा स्क्रिप्ट के ऊपर 2 प्रोग्राम आएंगे, और दोनों में से एक एक अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आगे जाके कि ये रन करना होता है या क्या करना होता है, कुछ नहीं, ये सिर्फ एज अ टाइप करके छोड़ दो, सबमिट कर दो। जो टीचर एज अ पेपर चेकिंग के लिए अपॉइंट होते हैं वो इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये मैनुअली चेक होते हैं, टीचर चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करोगे ना, तो यह आपको 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपने मॉक एग्जाम में देखा होगा, अभी मॉक एग्जाम आपके कॉलेज में चल रहा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वहाँ लिखा ही नहीं था अटेम्प्ट एनी 5। तो फिर इसका मतलब क्या है, सर ये ऐसे नहीं आएगा क्या? आएगा, जो मैंने बोला है वही पैटर्न आएगा, क्योंकि जो आपका मॉक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर था ये ओल्ड सिलेबस के ऊपर होता है, बोर्ड ने ये अपडेट नहीं किया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया था। लेकिन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा 31 मार्च से स्टार्ट, उसमें क्लियरली क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन होगा अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द 8। ठीक है, और इसका मार्किंग स्कीम कैसे होगा कि आपको सारे अटेम्प्ट करने या टॉप के 5 अटेम्प्ट करने या जितने आते उतने ही अटेम्प्ट करने? नहीं, आपको जितने आते उतने अटेम्प्ट कर लो। अगर आपको सारे आते तो सारे अटेम्प्ट कर लो। अगर कंसीडर करो कि आपने लास्ट के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो 6 में से जो टॉप 5 मार्क्स रहेंगे, टॉप 5 वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, वही काउंट होंगे। जैसे आपके नॉर्मल पेपर में काउंट होते हैं ना, कि अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो और आपने सारे आंसर लिख दिए, तो जिस आंसर को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ना, वही काउंट होते हैं। तो वही यहाँ होगा। तो डोंट वरी, आपको सब आते तो सब अटेम्प्ट कर लो, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, प्रिसाइज आंसर लिखो, अच्छे से आंसर लिखो। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टीचर चेक करने वाले तो टीचर कंसीडर करते हैं, और आईटी में स्पेलिंग का इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपके आईटी टीचर इतना ज़्यादा चेक नहीं करते स्पेलिंग का। सो डोंट वरी, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कुछ ना कुछ लिखो। ठीक है, ये भी मैनुअली चेक होता है। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ बोल रहा हूँ मैं। गुड न्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन का या फिल इन द ब्लैंक का आंसर एक वर्ड है ना, तो वर्ड के अलावा आप एक्स्ट्रा स्पेस भी मत दो, डॉट भी मत दो, कुछ मत लिखो, ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर चेक करता है और कंप्यूटर अगर डॉट एक्स्ट्रा आ गया ना तो रॉन्ग दे देता है। तो बहुत बार क्या होता था, कोई भी अगर क्लेवर स्टूडेंट भी है ना, अगर जो आउट ऑफ मार्क्स लाता है, तो वो भी इस क्वेश्चन में गलती करता था कि क्या करता था कि आंसर तो सही लिखेगा लेकिन एक्स्ट्रा डॉट लगेगा, स्पेस लगेगा, और उसकी वजह से उसके मार्क्स चले जाते थे। तो बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो जिसमें बच्चों के मार्क्स चले जाते भले उनको आता है, तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, ये क्वेश्चन भी मैन्युअली चेकिंग के लिए रखा है। मैन्युअली चेकिंग के लिए मीन्स ये क्वेश्चन भी अभी टीचर चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, याद रखना। लेकिन मैन्युअली चेक हो रहा है इसका मतलब कुछ भी मतलब लिखो, पैराग्राफ मत लिखो, जो भी स्पेसिफिक वर्ड है ना उतना ही लिखो, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो अभी आपके फिल इन द ब्लैंक के लिए मार्क्स नहीं जाएंगे, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो मार्क्स नहीं जाएंगे, याद रखो, ठीक है। सिर्फ आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो ये थी गुड न्यूज़। अभी जैसे आपने बोला था कि सर कोडिंग के ऊपर वीडियो बनाना है, तो चलो अभी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग में देखो, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनके लिए सिर्फ एडवांस HTML यही एक चैप्टर है जिसमें से कोडिंग आएगा, और उसमें 3 क्वेश्चन है, तो उनके लिए है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको लिए HTML से भी क्वेश्चन आएंगे एंड जावास्क्रिप्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आसान है, सबसे आसान कोडिंग होता है, ठीक है, सिर्फ पता कर लो कि कैसे लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि आपने बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप कोडिंग के ऊपर एक सेशन लो, तो चलो क्यों ना हम कोडिंग के ऊपर एक सेशन लेते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम पूछ सकते हैं। प्रोग्राम पूछने के लिए लिमिटेड ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, उसमें अगर आप लास्ट में देखोगे 3 ही प्रोग्राम दिए हुए हैं, 3 प्रोग्राम दिए हुए CSS के साथ। तो ये 100% IMP हो गए, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, या इसमें ही थोड़ा चेंज करके पूछेंगे, एकदम से डिफरेंट नहीं पूछेंगे। जो यहाँ दिया हुआ है ना वही आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि इधर उधर का मिक्स करके, या इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपके सामने रखा जाएगा। सो ये 3 क्वेश्चन है ना HTML के, एडवांस HTML के, ये अच्छे से करके रखना है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे लिखा जाता है कोडिंग। एकदम आसानी से मैं समझाता हूँ। ये क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग HTML एंड CSS एंड HTML का यूज करके प्रोग्राम लिखना है। क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी ग्रीन, मीन्स यहाँ ये कंपनी नेम लेना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। द टेक्स्ट कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी रेड, जो भी टेक्स्ट आएगा ना उसका कलर रेड होना चाहिए। द हेडिंग शुड बी लार्ज एंड फॉन्ट होना चाहिए कॉमिक सैन या सैन MS, ये जो फॉन्ट है ना वो होना चाहिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी शुड बी डिस्प्ले इन ब्लू कलर, मीन्स कंपनी का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो ब्लू कलर में डिस्प्ले होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है। अभी क्या इतना बड़ा पैराग्राफ दिया, कैसे प्रोग्राम करेंगे, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल प्रोग्राम वैसे ही करना है जैसे आप रेगुलर HTML प्रोग्राम करते हो। तो चलो कैसे टाइप करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या करना है आपको ओपन करना है नोटपैड, मीन्स एग्जाम में नोटपैड नहीं ओपन करना है, जहाँ आंसर का टेक्स्ट बॉक्स दिया ना उसमें टाइप करना है। अदरवाइज आप बोलोगे सर अभी नोटपैड ओपन करना है एग्जाम में, नहीं, ये आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML, या ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे लिखो डॉक्यूमेंट टाइप और आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और हमेशा की तरह मैं ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भूल जाता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हो गया स्टार्ट। उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद आपको लिखना है हेड लिख दिया। उसके बाद हेड को क्या करना है, सॉरी हेड के अंदर आपको टाइटल देना है, तो टाइटल भी लिखो, अगर आप चाहते हो तो लिखो। आपको लगता है कि आपको मार्क चाहिए ना तो लिख डालो टाइटल, और लिखो कि कंपनी इंफॉर्मेशन, या ऐसे कुछ भी टाइटल दो जो आपको पसंद है। एंड टाइटल क्लोज, जैसे हमने प्रैक्टिकल में किया था, हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, हेड भी क्लोज करना है। देखो अभी तक मैंने CSS को हाथ भी नहीं लगाया, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ना वही फॉलो कर रहा हूँ HTML का। उसके बाद आता है आपका बॉडी, ठीक है। बॉडी टैग में जो भी इंफॉर्मेशन है आप लिख डालो। क्या इंफॉर्मेशन है कि
मुझे क्या चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए दिस। तो क्या कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं लिखता हूँ, चलो मैं मेरे कंपनी चैनल का नाम लिखता हूँ, स्काईनेट रोबोटिक्स। ये मेरे चैनल का नाम लिख दिया। ठीक है, अभी चैनल का नाम लिख दिया है तो उन्होंने बोला है ना कि बड़ा चाहिए, तो चैनल का नाम बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, चलो लिख देता हूँ H1 हेडिंग लिख देता हूँ कि H1 हेडिंग में ये स्काईनेट रोबोटिक्स का नाम बड़ा आएगा। तो हो गया ना, जो फीचर अप्लाई करना था हो गया। और उसके बाद क्या बोला है उन्होंने कि एक कंपनी की इंफॉर्मेशन भी लिखो, तो लिखो कंपनी की इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में लिखो कि दिस इज रोबोटिक्स एंड साइंस एंड टेक चैनल, जो भी इंफॉर्मेशन तो मैंने लिख दी, पैराग्राफ को भी क्लोज कर दिया। तो चलो जनरल हो गया। और अभी क्या कर दिया मैंने कर दिया बॉडी क्लोज। अभी तक मैंने सेल्स से स्टार्ट नहीं किया, जो आपका रेगुलर एचटीएमएल होता है ना वही लिखा है, इसमें कुछ नया नहीं है आपके लिए, सिंपल वही टैग है, वही सब कुछ है। बॉडी हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, एचटीएमएल क्लोज हो गया, सब ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो आपका हेडिंग है ना, हेडिंग मीन्स कंपनी का नाम, उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए, और उसका कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, और उसका जो फॉन्ट है ना कॉमिक्स एंड एमएस होना चाहिए। अभी ये तो बहुत सारी कंडीशन दे दी उन्होंने, लेकिन है सिंपल, कुछ नहीं इसमें। आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है आपको CSS के लिए। CSS कैसे लिखा जाता है, CSS हमेशा हेड टैग में लिखा जाता है। टाइटल के नीचे लिखो स्टाइल टैग, STYLE स्टाइल, बस इतना लिखो। अब इस CSS लिखना स्टार्ट करते। और आपको पता है कि स्टाइल टैग में CSS लिखता, तो स्टाइल टैग पहले क्लोज कर लो, बाद में भूल जाते हो स्टाइल टैग। और अभी जो भी CSS लिखोगे ना, इस स्टाइल टैग के बीच में लिखना है आपको। ठीक है, वैसे एग्जाम में आप सीक्वेंसली लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे शफल कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टाइल टैग में क्या लिखना है कि जो मेरा हेडिंग है ना H1, ठीक है, तो उसका जो बैक कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, उसे बैकग्राउंड डैश कलर। अब ये लिखना थोड़ा याद रखो कि CSS प्रॉपर्टी उसकी वैल्यूज कैसे लिखा जाता है। बीच में यूज करते हैं कोलन, बीच में क्या यूज करते हैं, कोलन। क्या वैल्यू है, ग्रीन होना चाहिए कलर, क्या होना चाहिए, ग्रीन, तो लिख दो ग्रीन। CSS यूज करके ग्रीन कलर करना है उसका। उसके बाद अभी दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखना है, दूसरा प्रॉपर्टी लिखना है कि उसका जो कलर है ना, लेकिन जब आप दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हो ना, सेमीकोलन यूज करते हो। जो एग्जाम में भी पूछते हैं कि अगर आप CSS में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लिखनी है ना, तो कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो लिखो कलर एंड कोलन। क्या बोला है उन्होंने, कौन सा कलर चाहिए उनको, शायद से उनको रेड ही कलर चाहिए था ना, शायद से रेड ही है, जो भी कलर उन्होंने मेंशन किया है ना, दे दो रेड। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि उसका फॉन्ट होना चाहिए, तो फॉन्ट के लिए आता है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली होनी चाहिए, कौन सा, फॉन्ट फैमिली कॉमिक, COMIC कॉमिक सैंस MS, जो भी है। ठीक है, हो गया, और करली ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया सारी प्रॉपर्टीज, लिख दिया अपनी प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में, सारे प्रॉपर्टीज के लिए H1 के लिए। अभी ये सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होंगे, देखते अप्लाई हुए या नहीं। मैं सेव कर रहा हूँ। सेव कैसे करना है कि जाओ कुछ तो एक नाम दो। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। ठीक है, एक नाम देता हूँ कि चैप्टर 1 एंड प्रोग्राम 1 डॉट HTML से सेव करना है। एग्जाम में ये प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करनी, मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ, सिर्फ उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया डेस्कटॉप पर सेव। देखते हैं CH1 प्रोग्राम, तो देखो स्काईनेट रोबोटिक्स फॉन्ट तो चेंज हो गया, लेकिन फॉन्ट का कलर कहाँ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है ना कलर चेंज। क्यों नहीं हुआ, तो देखते क्या प्रॉब्लम आ गया। ये तो सही है, कलर रेड, कलर इक्वल टू रेड आना चाहिए था, नहीं आया है।
ठीक है, कोई बात नहीं, देखते क्या इशू हुआ है। वैसे तो स्पेलिंग भी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, कहाँ मिस्टेक हुआ है पता नहीं, लेकिन बाकी तो चेंज हुए हैं। देखते हैं, पता नहीं, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। कलर रेड का ब्लू करके देखते हैं, PLUE, फिर भी नहीं अप्लाई हो रहा है, क्या इशू हुआ। कलर इक्वल टू कलर कोलन रेड, ठीक है, लिख दिया। अभी हो गया रेड, पता नहीं क्या हुआ था, शायद से कोई स्पेस वगैरह आया होगा। चलो निकल गया, तो कलर रेड हो गया एंड फॉन्ट भी सेट हो गया जो हमें चाहिए था। तो देखो हो गया CSS अप्लाई। अभी दूसरा क्या है ना, क्वेश्चन में दूसरा क्या बोला है, ये जो दिस इज अ रोबोटिक्स एंड है ना, इसको क्या करना है, इसका जो कलर है ना ब्लू कर देना है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने H1 लिखा ना वैसे P लिखो, पैराग्राफ राउंड ब्रैकेट, कलर कौन सा रहेगा हमारा, ब्लू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेव, हो गया। और अभी रिफ्रेश करो, हो गया ब्लू कलर, और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। कितने शॉर्ट टाइम में, कितने शॉर्ट कोड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और वही फॉर्मेट, मैंने एक्स्ट्रा क्या डाला है, सिर्फ इतना एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो आपको इतना याद रखो कि CSS कैसे लिखा जाता है। और एग्जाम के लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो मैंने CSS लिखा है ना, उसे इंटरनल CSS बोलते हैं। कौन सा CSS बोलते हैं, इंटरनल CSS, क्योंकि मैंने पेज के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, आसान था, सबसे आसान। सेकंड भी ऐसी है, थर्ड भी ऐसे, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो चलो आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो कहाँ हो गया टेक्स्ट बुक हमारा, ये, ठीक है। तो ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ सेकेंड प्रोग्राम, राइट HTML5 कोड विथ CSS फॉलो। क्या कोड लिखना है, टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट नेम, एज, एड्रेस फ्रॉम यूजर, मीन्स एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना है बस। क्रिएट अ सबमिट बटन एंड टू सेंड डाटा। पता है फॉर्म के साथ सबमिट बटन आता है, तो अलग से कुछ यहाँ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। द हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड हैव अ बैकग्राउंड कलर एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। बस यही थोड़ा आपको ऊपर वाला फॉलो करना है, ऊपर वाला जो भी है ना CSS उसे ही फॉलो करना है। देखते कैसे फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी ये क्वेश्चन भी। तो जैसे मैंने बोला ना कि आपका जनरल HTML कोड जो भी है, HTML का जो है ना स्ट्रक्चर, वही आपको रखना है, ठीक है। तो स्टाइल पे मैं निकाल देता हूँ आपके इसके लिए, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोग्राम आ जाए ये स्ट्रक्चर आपको लिखना ही है। देखो मैं वही स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा हूँ। अभी सेकेंड प्रोग्राम करना है, हमें क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म बॉडी में क्रिएट करते हैं। तो चलो क्या टैग आएगा फॉर्म क्रिएट करने के लिए, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ठीक है, हो गया फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में क्या क्या एलिमेंट चाहिए मुझे, फॉर्म टैग में मुझे नेम लेना है, तो मैंने नेम लिखा, नेम, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट लेना है एज एन इनपुट। नेम इक्वल टू T1, बस नाम दे दिया, बस बाकी कुछ मत दो, कोई जरूरत नहीं है। अगेन क्या चाहिए आपको चाहिए एज चाहिए। तो एज को आपको पता है क्या क्या लेना होता है, एज के लिए लेना होता है इनपुट, कैप्स लॉक हो गया क्या, ओके मैं निकाल देता हूँ। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। इनपुट, अगर पता है आपको एज है तो एज तो नंबर में रहेगा, अदरवाइज टेक्स्ट में लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ आप इनपुट टाइप इक्वल टू, आप नंबर भी लिख सकते हो, नंबर, कोई बात नहीं चलेगा। नेम इक्वल टू लिखो T1 T2 के ऊपर T1 लिया, बाकी कुछ नहीं, सेम आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका ईमेल। तो ईमेल के लिए भी आपको पता है क्या लेना होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, बस नेम इक्वल टू
T3 हो गया फॉर्म क्रिएट, फॉर्म के सारे एलिमेंट आ गए। अभी क्या चाहिए था, सबमिट बटन, तो सबमिट बटन डायरेक्टली लिखो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट। और बटन के ऊपर क्या वैल्यू देनी है, वैल्यू मीन्स बटन के ऊपर क्या नाम डिस्प्ले होना चाहिए ये यहाँ लिखेंगे, वैल्यू इक्वल टू क्या लेना चाहिए, रजिस्टर या सबमिट ही लिख देते, चलो सबमिट, बस इतना ही है, हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये जो लिखे ना सारे एक लाइन में आने वाले, सारे एक लाइन में आने वाले, तो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं इनके बाद में BR टैग डालता हूँ ना, ब्रेक हो जाएगा ना, तो हर एक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। ये नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होता है BR, नेक्स्ट लाइन में लाना है ना, तो फिर BR टैग यूज़ करते हैं, सबके लिए यूज़ कर दिया मैंने। ठीक है, हो गया। अभी आपका बटन भी आ गया। अभी क्या करना है मुझे, फॉर्म टैग क्लोज कर दो, FORM, बस हो गया। सेव कर देता हूँ, वही प्रोग्राम है, मैं उसी प्रोग्राम में सेव कर रहा हूँ चेंज करके, बस। अभी क्या करता हूँ, कहाँ है हमारा प्रोग्राम, ये रिफ्रेश, और ये देखो आपके सामने फॉर्म है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ जो भी डाटा डाल सकते हो। एज क्या है, नंबर है, तो आप जो भी नंबर चाहे यहाँ से ले सकते हो। ईमेल डाल सकते हो, ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। वैलिडेशन भी मिल जाता है सबमिट के साथ। देखो ईमेल रॉन्ग डाल दिया तो देखो सिंपल। अभी तक हमने CSS को हाथ नहीं लगाया, मैंने बोला ना CSS बाद में लिखो, पहले HTML लिखो, पहले आपका HTML प्रोग्राम कंप्लीट कर लो, बाद में CSS की तरफ देखो। अभी हो गया, HTML का फॉर्म क्रिएट हो गया। अभी बाद में उन्होंने क्या पूछा है कि उन्होंने बोला है कि हेडिंग ऑफ द फॉर्म शुड बी बैकग्राउंड कलर एंड डिफरेंट स्टाइल, जैसे कि जो फॉर्म को हेडिंग रहेगा ना उसका बैकग्राउंड कलर अलग होना चाहिए। तो यहाँ हमने हेडिंग दिया ही नहीं, तो चलो पहले हेडिंग देते हैं। बॉडी के बाद देते एक हेडिंग लेवल H1 एंड लिखते रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है डजंट मैटर, फॉर्म, और ये हम क्लोज कर देते H1 को। हो गया ये हमारा हेडिंग तो आ गया, देखते आता है क्या, रिफ्रेश हो गया, हेडिंग आ गया। और अभी मुझे क्या करना है, इस हेडिंग का कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करना है तो आप CSS यूज कर लो। CSS यूज करना है तो चलो मैंने बोला ना, हेड टैग में लिखो स्टाइल, ठीक है। और किसका कलर चेंज करना है, H1 का करना है। तो H1 करली ब्रैकेट कलर कोलन क्या करना है मुझे, मैं कर देता हूँ रेड, एंड उन्हें बैकग्राउंड कलर बोला था शायद से, चलो कोई बात नहीं, हो गया सेव। और अभी देखो मैजिक कैसे चेंज होता है, कलर ही नहीं वही गायब हो गया। क्यों, क्योंकि हमने स्टाइल टैग क्लोज नहीं किया था, STYLE, ठीक है, सेव, ठीक है, रिफ्रेश। कलर तो आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है। रेड, ये रेड का ही इशू दिख रहा है। वैसे तो डबल कोट वैलिड होता है, लेकिन पता नहीं, ठीक है। एंड नाउ रिफ्रेश, आ गया रेड कलर। तो ये हो गया, जिन्होंने बोला था, क्या बोला था कि ऐसे चाहिए, क्या है, बैकग्राउंड कलर एंड डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल। तो हमने 4 कलर ही चेंज कर दिया, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो कुछ नहीं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो सिर्फ इसके आगे लिखो बैकग्राउंड डैश कलर, और बस। अभी देखो मैजिक, मैं मैजिक देखो बोल रहा हूँ और चेंज नहीं हो रहा है। देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया अभी, बस यही बोला था ना उन्होंने, यही करना था। और अभी स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। मीन्स कैसे चेंज करना है कि चलो एक फॉन्ट अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉन्ट अप्लाई करते हैं, जो ऊपर लिखा था ना हमने कॉम सैन सेरिफ जो भी है, तो हम वो भी लिख सकते हैं एज ए स्टाइल करके, ठीक है। तो चलो, या जो भी है फॉन्ट कुछ अलग भी लिख दो, फॉन्ट सेमीकोलन कर लो, फॉन्ट डैश STYLE, क्या स्टाइल लिखना है फॉन्ट की, चलो हम क्या करते ना, ऑब्लिक क्यू करते, OBLIQUE। अगर एग्जाम में मेंशन किया तो फिर वो स्टाइल मेंशन करो, ठीक है। रिफ्रेश हो गया ना ऑब्लिक क्यू, बस यही हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट।
कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में, कुछ नहीं है। ये तो रेगुलर HTML है, सिर्फ क्या है H1 इतना ही CSS लिखा है। और आप एक बार प्रैक्टिस कर लो CSS कैसे लिखा जाता है, ये भी इंटरनल CSS है। तो इतना आसान प्रोग्राम है, कुछ नहीं। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो ये आसानी से समझ में आया होगा। ये हो गया। और अभी इसको ही थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा जाएगा कि चलो थोड़ा चेंज करके कि ऐसे प्रोग्राम बना के दिखाओ वैसे। डन। तो बस सेकेंड हो गया। अभी थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है राइट HTML5 कोड विथ CSS एज फॉलो। क्या है, क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट किसके लिए करना है, टूरिस्ट सिटीज के लिए करना है। अनऑर्डर लिस्ट करना है क्या करने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए करना है। एंड दोनों को डिवाइड करना है 2 सेक्शन में, लेफ्ट एंड राइट। कितना आसान प्रोग्राम है, सबसे आसान प्रोग्राम तो यही होगा। कैसे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको कॉमन स्ट्रक्चर चाहिए, फिर से मैं हटा देता हूँ, सब कुछ निकाल देता हूँ, नहीं चाहिए मुझे स्टाइल। अभी तो वैसे स्टाइल टैग भी बाद में निकाल देता हूँ। ठीक है, हेडिंग सब कुछ निकाल देता हूँ। हो गया हमारा जनरल स्ट्रक्चर तैयार। यही स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करेंगे। अभी क्या लिखेंगे इसमें, हम क्रिएट करने वाले हैं ऑर्डर लिस्ट। उन्होंने बोला ना कि सिटीज की ऑर्डर लिस्ट बनाओ, तो OL लिखो, बस OL लिख दिया। और OL क्रिएट हो गया ना, तो उसमें अभी मुझे लिस्ट आइटम ऐड करने में कुछ कंटेंट तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो LI टैग होता है लिस्ट आइटम। और लिखो मुंबई, लिख दिया। और क्लोज भी करना है LI। ठीक है, सिमिलरली क्या लिखना है, LI पुणे। ठीक है, LI को क्लोज भी कर दिया। अगेन थर्ड सिटी कौन सी है, क्या है तो लिखते हैं LI हैदराबाद, लिख दिया। ठीक है, क्लोज LI। हो गया, लिस्ट हमने ऐड कर दी। तो अभी OL को भी क्लोज कर दो। डन, इतना ही है। OL हो गया ना। अभी इससे क्या हो जाएगा, इससे अगर ये प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया ना, तो क्या होगा देखते हैं। ये तो देखो एक साइड की लिस्ट बन गई। अभी मुझे दूसरी लिस्ट भी करनी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो अनऑर्डर होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, अनऑर्डर होनी चाहिए। तो अनऑर्डर है तो फिर क्या करना होगा, आपको UL टैग लेना होता है। ठीक है, और उसमें हम डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस डालने वाले हैं। तो चलो, और बताओ ना, ऊपर वाला ही कॉपी करना होता है। देखो OL कॉपी, Ctrl+V। अभी ऊपर ऑर्डर लिस्ट था ना, नीचे सिर्फ UL कर दो। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ भी UL कर दो। एंड जो सिटीज के नाम है ना, उसके जगह उसके प्लेसेस लिखो। जिसे क्या लिखा होता है, बांद्रा या जो भी है, टूरिस्ट प्लेस है पता नहीं। उसके बाद पुणे में क्या है, पुणे में सारसबाग है। बाग का स्पेलिंग पता नहीं मुझे। ठीक है, हैदराबाद में क्या है, चार मीनार है। चार हैदराबाद में ही है ना, पता नहीं मुझे कहाँ है। तो चलो हो गए। अभी देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया। रिफ्रेश, देखो अनऑर्डर लिस्ट भी बन गया। बांद्रा, सारसबाग, चार मीनार, सब कुछ दोनों क्रिएट हो गया। अब 2 लिस्ट तो क्रिएट हो गई, एक ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई। और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 2 ही टैग लिए मैंने, OL LI, UL LI, इतना ही लिया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, आते अभी ये हो गया। अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। क्या बोला है उन्होंने कि जो दोनों लिस्ट है ना, सेपरेट होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। और हमारे यहाँ दोनों कंबाइन दिख रही है। तो अभी सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको फिर से लिखना है CSS। तो लिखो स्टाइल टैग। तो अगर आप तीनों प्रोग्राम में देखोगे ना, तो सब कुछ कॉमन मिलेगा आपको। स्टाइल टैग क्लोज। तो आप फॉर्मेट में स्टाइल टैग भी इंक्लूड कर सकते हो कि हर जगह यूज करना ही है। तो ठीक है, स्टाइल टैग। तो अभी क्या बोला है उन्होंने, ये दोनों का सेपरेशन होना चाहिए, एक जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, एक जाना चाहिए राइट हैंड साइड। तो पहले क्या करते हैं ना, कि जो ऑर्डर लिस्ट है ना, ऑर्डर लिस्ट, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्लोट प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज करनी है। आपको पता है फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अलाइनमेंट देने के लिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में आपको कंटेंट फ्लोट करवाना है ना, तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं।
फ्लोट लेफ्ट हैंड साइड। जो ऑर्डर लिस्ट रहेगा ना वो लेफ्ट हैंड साइड में फ्लोट करेगा, एंड जो अनऑर्डर लिस्ट रहेगा ना वो कौन से साइड में फ्लोट करेगा, FLOAT, वो करे, स्पेलिंग गलत हो गया, OAT, वो फ्लोट करेगा राइट हैंड साइड। बस हो गया, इतना ही प्रोग्राम था, कंप्लीट, प्रोग्राम कंप्लीट। देखते रन होता है, मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ लेकिन देखते रन होता है। रन नहीं हुआ, रन नहीं हुआ प्रोग्राम, क्या प्रॉब्लम आया देखते हैं। चलो, FLOAT करेक्ट तो है, एक का लेफ्ट लिख दिया, एक का राइट लिख दिया, गलत क्या हुआ देखना पड़ेगा। ऑयल, FLOAT फ्लोट लेफ्ट, एक का लेफ्ट लिख दिया, एक का राइट लिख दिया, अनऑर्डर लिस्ट राइट, करेक्ट तो है ना। सब लिस्ट, हाँ पता है आपको अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो मैंने ऑर्डर लिस्ट यहाँ क्रिएट कर दिया लेकिन नीचे क्लोज कहाँ किया था, नहीं किया था, क्लोज कर दो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होने वाले है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो, Ctrl+S। ठीक है, तो सेव कर दिया। वैसे तो आपका तो आंसर मैनुअली चेक होने वाला है, टीचर की समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ क्लोज नहीं किया। तो अभी देखो हमारा आउटपुट आ गया कि एक गया लेफ्ट हैंड साइड में, एक गया राइट हैंड साइड में, और ये हो गया आपका आउटपुट। बस इतना ही था इस प्रोग्राम में, कुछ नहीं, सिंपल प्रोग्राम, कुछ नहीं, सिंपल प्रोग्राम है, सब कुछ रिपीटेड है। और अभी मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट होना चाहिए, आर्ट कॉमर्स साइंस, कि HTML का CSS का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। कुछ लिखने के लिए है ही कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ क्या लिखना है, आपका जो कॉमन स्ट्रक्चर है HTML, हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, तो ये कॉमन ही है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हर एक प्रोग्राम में CSS लिखना ही पड़ेगा शायद से, तो फिर CSS भी इंक्लूड कर दो, और जो नॉर्मल आपका HTML लिखा जाता है वैसे ही लिखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कंसिडर करो कि चलो मैंने यहाँ क्लोज नहीं किया था, आपने भी एग्जाम में लिख टाइप करते हो क्लोज नहीं किया, तो फिर क्या होगा, शायद से ये टीचर की समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्लोज नहीं, क्योंकि टीचर क्या रन करके देखते क्या, नहीं वो रन करके नहीं देखेंगे आपका प्रोग्राम, वो ऐसे ही चेक करेंगे जैसे ऑफलाइन पेपर चेक होता है। तो डोंट वरी, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी फिर भी आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं आपको, याद रखो। डरो मत क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सिर्फ एम्प्टी मत छोड़ो, ब्लैंक मत छोड़ो। अगर कुछ नहीं आता है तो HTML का फॉर्मेट लिख दो, उसमें कुछ ना कुछ टाइप कर लो, तो भी आपको 5 में से 2 या 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, ये आसान क्वेश्चन है, सबसे टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका HTML कंप्लीट। ठीक है, अभी इसके बाद ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करता हूँ, सेपरेटली साइंस के लिए बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट वाला वीडियो है, तो चलो वो डायरेक्टली मैं सेपरेट ही बनाता हूँ। तो अभी हो गया आपका HTML प्रोग्राम कंप्लीट कैसे लिखा जाता है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक, ये भी मैनुअली चेक होने वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिखो। मैंने जैसे बोला है ना कि एक्स्ट्रा स्पेस, डॉट, ये जो भी है ट्राई करो कि अवॉइड ही करो, मत दो, प्रॉपर आंसर लिखो। और पेपर मैनुअली चेक होने वाला है, इसका मतलब आप कुछ भी करोगे नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे ही फॉलो करो। तो ये सिर्फ आपके लिए एक गुड न्यूज़ की तरह है कि चलो कि ये भी आपको एडवांटेज मिल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक की जो पहले मार्क्स कटते थे ना, कि कोई एक्स्ट्रा डॉट आ गया, स्पेस आ गया, फिर उसके मार्क्स चले जाते, क्योंकि वो कंप्यूटर चेक करता था, कंप्यूटर को डॉट स्पेस ये कंप्यूटर में काउंट होता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाता भले आपने सही लिखा है। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आ गया बोर्ड को कि ऐसे भी होता है, बच्चों के मार्क्स हाथ से जाते हैं, बच्चे सारे आंसर सही लिखते फिल इन द ब्लैंक में, फिर भी मार्क्स कम क्यों आते हैं। तो इसके बिहाइंड में रीज़न यही था, तो उन्होंने अभी उसको मैनुअली चेक करने का डिसीजन लिया है। फिर भी आप अच्छे से लिखो ना। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग, जिसमें आपको 8 में से 5 लिखने हैं। हो सकता है मॉक टेक्स्ट में आपको वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया हो कि अटेम्प्ट एनी 5, क्योंकि वो बोर्ड ने अपडेट नहीं किया था। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो आपका 31 मार्च को जो पेपर आपके सामने आएगा ना, वहाँ क्लियरली मेंशन रहेगा कि अटेम्प्ट एनी 5 फ्रॉम द 8, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा, टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। एंड आर्ट में भी आपको 4 प्रोग्राम मिलेंगे, सेक्शन ए में 2, सेक्शन बी में 2। तो सेक्शन ए में से 1 अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में से 2 में से भी
क्वेश्चन बी में से भी एक अटेम्प्ट करना है। मीन्स टोटल कुल मिला के आपको 2 ही प्रोग्राम लिखने हैं। सारे लिख के तो भी चलेगा, जो बेस्ट मार्क रहेगा ना इवोल्यूशन में वही काउंट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है सर, अगर हमने सारे क्वेश्चन लिख दिए तो फिर कौन से क्वेश्चन चेक होंगे? क्वेश्चन तो सारे चेक होंगे, लेकिन जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले ना उसके मार्क्स काउंट होंगे, जैसे आपके रेगुलर पेपर में होता है। तो ये थे आपके जो भी डाउट है। और मैच द फॉलोइंग पेयर ये आने वाला है, रीअरेंज द सेंटेंस वो अभी निकाल दिया बोर्ड ने, वो नहीं आएगा, वो ओल्ड सिलेबस में था। ठीक है, तो चलो, तो इसी के साथ मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जो साइंस के स्टूडेंट के लिए रहेगा। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए इतनी ही प्रोग्राम है, आप इससे समझ लो, अंदाज़ा लगाओ कि ऐसे ही प्रोग्राम आने वाले, थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो आप इसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। तो चलो, इसी के साथ ये सेशन में एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।